वेलकम बैक। तो आज से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अनुसार से। ये चैप्टर 4 है जिसे मोशन इन अ प्लेन बताया गया है। ठीक है, तो मोशन के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हो ऑलरेडी उसमें, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपने डिफाइन कर रखा है, पोजीशन से शुरू होके और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसके बारे में ये जो मेन पैरामीटर है, और इसके बीच में इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब चीज़ आप निकाल चुके हो। लेकिन यहाँ पे अब मोशन प्लेन में होगा, वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पे कन्फाइन था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रेट लाइन में हम यहाँ पे चल रहे हैं, ऐसा था। मोशन इन अ प्लेन, जैसे एक कोई सपोज करो कि एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में एक बॉब को ऐसे बांध दो और इसको रोटेट कराओ, तो ये एक तरह से किस में हो गया, प्लेन में मोशन हो गया। यदि सपोज करो कि किसी भी पार्टिकल को यदि आपने ऐसे फेंक दिया, किसी एंगल पे थीटा पे ऐसे फेंक दिया, तो आपको दिखेगा कि ये एक प्रोजेक्टाइल ऐसे बना के ऐसे यहाँ पे ऐसे यहाँ पे गिरेगा, तो ये एक प्लेन मोशन हो गया। तो अभी हम सिंगल डायमेंशन से अपने आप को, चाहे अब जैसे जैसे फ्लाइट के बारे में यदि आप देखते हो कि फ्लाइट का मेनली किस तरह का यदि मोशन होता है, फ्लाइट से यदि कोई पूछा जाए तो ये क्या होता है, 3 डायमेंशन में मोशन हो जाता है। इसमें सिर्फ 2 ही नहीं, ये 3 डायमेंशन में मोशन ये चला जाता है। तो ये सब तो अभी तक 2D था, लेकिन फ्लाइट उसमें आप देखोगे तो 3D हो जाएगा। तो अब एक जनरल तरीके से हम सीखेंगे कि हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकें। अब जो सबसे पहला प्री रिक्विजिट यहाँ पे आएगा, कोई भी मोशन इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 2 एक्सिस यूज हो रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 एक्सिस यूज हो रहा है। तो यहाँ पे एक हमारे पास में बाउंडेशन ये आ गया कि एक्स और वाई एक्सिस में ये बाउंडेशन ये आ गया कि अब जब भी मोशन होगा तो अब बिना, जो अभी तक जो हमारा ऐसा था कि जैसे यहाँ पे प्लस या माइनस ही साइन वेक्टर क्वांटिटी को अपना कैप्चर कर रहा था, वो उसी से काम चल गया था, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर वेक्टर के साथ काम करना पड़ेगा, जिसमें एक एंगल होगा और एक मैग्नीट्यूड होगा, और वो प्रॉपर वेक्टर यहाँ पे आपको लेके चलना पड़ेगा, और उसका रिजोल्यूशन और बहुत सारे चीज़। तो एक तो लेक्चर बना हुआ है फाउंडेशन का, जो आप जाके देख सकते हो। दूसरा आपको यहाँ पे ये करना है कि मैं आज वेक्टर, जो कि एनसीईआरटी का एक ये जो सबसे शुरुआत जो किया है मोशन इन अ प्लेन, उसके अनुसार से यदि मैं आपको बताऊं तो मोशन इन अ प्लेन में क्या है कि ये पूरा वेक्टर पे ही शुरुआत के सारे वो जुड़े हुए हैं मेथड्स है। तो इसके एक एक लाइन बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वेक्टर की ज़रूरत क्यों है, कैसे है और क्या है। फिजिकल क्वांटिटी, मेनली जो फिजिकल क्वांटिटी होगा, फिजिकल क्वांटिटी जब भी हम बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, कुछ भी, ये सारा चीज़ फिजिकल क्वांटिटी है। वो 2 पार्ट में इसमें क्या होता है, उसको डिवाइड किया जा सकता है। 2 पार्ट में डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है, उसको हम देखेंगे। एक को कहा जाता है स्केलर और एक को कहा जाता है वेक्टर। ठीक है, ये फाउंडेशन मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पीड में ये सारा चीज़ को बताऊँगा। स्केलर क्वांटिटी को कहा जाता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे आपके पास यदि मैं मास की बात करूँ, ठीक है, तो मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। आप ये नहीं कहते हो कि जैसे आपका मैं यदि मास पूछूं तो आप कहते हो कि 70 केजी है तो 70 केजी नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कहते। ठीक है, तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन जो वेक्टर हो गया वो, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ होता है। जैसे फोर्स के बारे में मैं बात करूँगा, यदि मैं कहता हूँ कि आप फोर्स लगाओ कोई चीज़ में, कि इसको मूव कराना है, इस पर फोर्स लगाओ, तो फोर्स आप एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगाओगे। ठीक है, जैसे गाड़ी रुकी हुई है, मैं कहता हूँ कि इसमें धक्का दो, तो उसका एक वो तरीका होगा ना कि उसको आप पीछे से जाके पुश करोगे तभी आगे बढ़ेगी, तो इंजन स्टार्ट कर पाओगे। ऐसा तो नहीं है कि बगल से पुश कर देंगे। ठीक है, तो उसमें हमेशा एक इन्फॉर्मेशन छुपा रहेगा डायरेक्शन का भी। जैसे फोर्स, उसका ये पार्ट हो गया, वो वेक्टर कहा जाता है मेनली। और एक और चीज़ होता है कि जैसे जो भी मास है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो 2 मास को यदि आप ऐड करते हो, सपोज करो कि 2 मास को यदि मैंने यहाँ पे ऐड किया, एक 10 केजी का था और एक 5 केजी का था, तो वो 15 केजी का बन गया। लेकिन यदि सपोज करो जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर है जो वेक्टर क्वांटिटी है, एक जस्ट मैं इमेजिन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो कि आपके पास में एक ट्रांसपेरेंट पाइप है, और यदि इस ट्रांसपेरेंट पाइप में, यदि ये ट्रांसपेरेंट पाइप है और यहाँ पे यदि आपने देखा कि एक बॉल है और ये इस डायरेक्शन में, लेट्स से कि ये 4 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, ये ट्रांसपेरेंट है, ये रुकी होती तो आपको दिखता है कि ये बॉल थोड़ी देर में यहाँ, थोड़ी देर में यहाँ, यहाँ ऐसे आते आते पीछे की तरफ में
ऐसे चली जाएगी। सपोज करो कि किसी ने इस पूरे के पूरे जो ये पाइप था, ट्रांसपेरेंट पाइप है, उसी को ऊपर के डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर दिया, लेट्स से कि 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो इसका मतलब इस बॉल में एक एडिशनल स्पीड ये भी आ जाएगा, ठीक है। एक तो ऐसे जा ही रही थी, एक एडिशनल स्पीड ये भी आ जाएगा, और हम कहेंगे कि 4 + 3 7 होगा, वो रॉन्ग है। आपको क्या दिखेगा, जस्ट एक बार इसको प्लॉट करने की कोशिश करें कि एक जैसे नेक्स्ट मोमेंट में यदि हम देखेंगे तो पाइप जो होगा वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और ये जो बॉल है वो आपको थोड़ा सा आगे दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रही थी। फिर नेक्स्ट मोमेंट में यदि ऐसा स्नैप लेने की कोशिश आप करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये बॉल फिर से और आगे पहुंच गई है और आगे पहुंच गई है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये आपको ऐसा दिखेगा। तो आपको क्या दिखेगा कि एक्चुअल में जो वेलोसिटी है ये इस बॉल की, ये बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिखी है, वो 4 + 3 7 नहीं है। यदि आप इसको मेजर करने की कोशिश करोगे तो ये 4 और 3, ये 7 ना आके ये 5 मीटर पर सेकेंड आपको दिखेगी। एक सेकेंड का यदि हम देख लेते हैं तो ये 4 मीटर इधर आई, 3 मीटर इधर आई, तो ये 4 इधर 3 इधर, तो ये आपको जो सीधे दिख जाएगा वो 5 दिख जाएगा। 3 का स्क्वायर ये कैसे आया है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर ये 5 आ गया, ये 5 मीटर पर सेकेंड से देखा। तो आप सोचो यहाँ पे स्पेशल एडिशन हमें निकालना पड़ेगा कि एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ऐसा इन दोनों को ऐड करने से हमें 5 मिला है, ना कि 7 मिला है, 4 + 3। तो यहाँ पे एक एडिशन, इसका एक पूरा मैथमेटिक्स हमें बनाना पड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हम पढ़ लेते हैं और क्या कर लेते हैं उसको बहुत क्विकली मैं क्या चीज़ को सॉल्व करूंगा, क्योंकि अभी तक बहुत बार वो सब चीज़ यूज हो चुका है। तो चूँकि चैप्टर में है और मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी आपको इंक्लूड कराता हूँ, इस वजह से मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। चलो तो एक एक लाइन हम इसमें देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें दिया गया है, क्या पढ़ना है, और वेक्टर में सारा चीज़ आप नोट्स करते जाओ। और डिजिटल जो वीडियो होता है उसका एक बढ़िया सा फ़ायदा है कि रिपीट करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसमें देखा गया कि इन दिस चैप्टर वी डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जो वहाँ पर भी हमने देखा था, जो पोजीशन है, उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहा था, उसके बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, दैट आर नीडेड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लास्ट चैप्टर में ये चीज़ हमने देखा था, ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसके लिए जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन जो चाहिए था वो डिफाइन किया था। We found that the directional aspect of these quantity can be taken care by positive and negative sign। देखा गया था कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन ही इनफ था, क्या चीज़ के लिए, इसके जैसे इसके डायरेक्शन को कंसिडर करने के लिए। एज इन वन डायमेंशन ओनली 2 डायरेक्शन आर पॉसिबल। वन डायमेंशन में क्या होगा, या तो आगे या तो पीछे, यही 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल था, तो इसलिए वहाँ से चल गया था। बट इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशन और प्लेन और even 3 dimension or a space, we need to use vector to describe the above mentioned physical quantity। तो जो भी ये जो physical quantity हमने देखा है, पोजीशन से लेके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसके लिए हमें एक वेक्टर पूरा हमें डिसाइड करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा। देयरफॉर इट इज़ फर्स्ट नेसेसरी टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ वेक्टर। जो वेक्टर का लैंग्वेज है उसे समझना इसलिए ज़रूरी है। व्हाट इज़ वेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन होगा कि वेक्टर क्या है, क्या सेंस है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो पाइप में आप देख रहे थे बॉल को जाते हुए वो 4 मीटर पर सेकेंड से, और मैंने पाइप को उठाना शुरू कर दिया था तो उसका 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी है। आप देख रहे हो कि 5 मीटर पर सेकेंड एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। तो वहाँ पे बिना वेक्टर का आप उसे डील नहीं कर पाओगे। तो उसके पीछे जो एडिशन का मेथड लगा है उसको हम थोड़ा जनरलाइज करेंगे और देखेंगे व्हाट इज़ वेक्टर, हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई वेक्टर्स। जैसे किस तरह से हम वेक्टर को, जैसे यदि 2 फोर्स है और दूसरा वेलोसिटी है, इन सब चीज़ों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका क्या फिजिकल मीनिंग होगा, ये सब उसको ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय रियल नंबर। एक वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ये सारा चीज़ उसमें देखना है। कहने का मतलब ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया वेक्टर के लिए, जो शुरुआत में नहीं पढ़े हैं या उस प्लेलिस्ट को नहीं देखे हैं जिसमें अलग अलग बताया गया था। वी शैल लर्न दिस टू इनेबल अस टू यूज़ द वेक्टर फॉर डिफाइनिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द प्लेन। ये वेक्टर को हम पढ़ेंगे क्या चीज़ करने के लिए, ताकि हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को, जो प्लेन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होगा, उसको डिस्क्राइब कर सकें। व्हेन
वी देन डिस्कस मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन। पहले हम डिफाइन कर लेंगे जो भी ये जो पैरामीटर एक्स डी वी ए जितना भी है टू प्लेन में, उसके बाद मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। एज अ सिंपल केस ऑफ मोशन इन अ प्लेन वी शैल डिस्कस मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड ट्रीट इन डिटेल द प्रोजेक्टाइल मोशन। मेनली हम क्या करेंगे यहाँ पे ए कांस्टेंट के लिए केस को देखेंगे, ए वेरिएबल के लिए नहीं देखेंगे। ए कांस्टेंट बट वो 2 डायमेंशन में है, सिंगल डायमेंशन में नहीं है। एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा और सर्कुलर मोशन इज अ फैमिलियर क्लास ऑफ द मोशन दैट हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ सिचुएशन। वी शैल डिस्कस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन सम डिटेल। मतलब यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट को यदि आपने ऐसा किया है तो इसमें भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगा। और दूसरा इसमें सर्कुलर मोशन के बारे में है जिसमें डिटेल में चर्चा होगा, ठीक है। द इक्वेशन डेवलप इन दिस चैप्टर फॉर मोशन इन अ प्लेन कैन ईजिली बी एक्सटेंडेड टू केस ऑफ 3 डायमेंशन मोशन। यहाँ पे जो भी इक्वेशन डेवलप होगा तो वो 2 डायमेंशन के लिए डेवलप किया जाएगा और 3 डायमेंशन के लिए वो उसको आराम से इन्हांस किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक पे हम यहाँ पे चलते हैं कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है इन फिजिक्स, ठीक है, वी कैन क्लासीफाई क्वांटिटी एज ए स्केलर एंड वेक्टर। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको स्केलर वेक्टर में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। बेसिकली द डिफरेंस इज दैट डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद द वेक्टर बट नॉट विद द स्केलर। बस एक डिफरेंस रहेगा कि जैसे स्केलर और वेक्टर की हम बात करें तो इसमें एक डायरेक्शन भी एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, और इसमें वो डायरेक्शन नहीं होगा। क्लियर है। अ स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड ओनली। तो इसलिए इसका एक डेफिनेशन आ गया, ये आपके लिए नोट करने का पॉइंट हो गया कि स्केलर क्वांटिटी जो होता है वो एक तरह से ये नोट करने के लिए होगा कि स्केलर क्वांटिटी जो होता है इज क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड ओनली। ओके, नेक्स्ट में इट इज़ स्पेसिफाई कम्प्लीटली बाई सिंगल नंबर। इसको जैसे इसको यदि जैसे मास है तो मास को स्पेसिफाई करना है तो सिंगल एक नंबर से काम चल जाएगा। जैसे मास को स्पेसिफाई करना है तो 10 kg ऐसे आपने कह दिया तो एक नंबर आपने स्पेसिफाई कर दिया, हो गया। बट फोर्स को यदि आपको 10 न्यूटन कहना है ये अनस्पेसिफाइड है, इसके साथ में आपको बताना पड़ेगा इसका डायरेक्शन क्या है। जैसे ये 30 डिग्री पे लग रहा है, 20 डिग्री पे लग रहा है, नॉर्थ में है, साउथ में है, मतलब कुछ भी किसी भी सेंस में दे सकते हैं। ये नॉर्थ में लग रहा है, साउथ में लग रहा है, और जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, या आई जे के अभी हम देखेंगे जिस भी, वो डायरेक्शन को बताने का अपना एक तरीका होगा, वो हमें लगाना पड़ेगा। इट इज़ स्पेसिफाइड कंप्लीटली बाई सिंगल नंबर along with the proper unit। जैसे देखो ये सिंगल एक नंबर है और यहाँ पे एक प्रॉपर यूनिट है, स्केलर क्वांटिटी को इतना ही चाहिए स्पेसिफाई करने के लिए। एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन 2 point mass of an object, the temperature of the body, the time at which a certain event happen। ये सब जितना भी है, मास है, टेम्परेचर है, टाइम है, उसको सिर्फ जैसे 2 सेकेंड की बात की तो एक नंबर और एक यूनिट बता दिए, एनफ, उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। द रूल्स फॉर कंबाइनिंग स्केलर्स आर द रूल्स फॉर ऑर्डिनरी अलजेब्रा। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मास को जब आप यहाँ पे ऐड करने गए थे तो सिंपल, यदि 5 kg है और 3 kg है तो ये 8 kg हो जाएगा। सिंपल जो अलजेब्रा हमने पढ़ा है वो होगा, ठीक है। तो स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। स्केलर्स को हम ये सब कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे इसको देख लो कि स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड जस्ट एज ऑर्डिनरी नंबर। सिंपल जैसे ऑर्डिनरी नंबर होता है उसी तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एक ये यदि दिया है तो उसको एक यहाँ पे बहुत बढ़िया नोट दिया हुआ है, इसको एकदम अच्छे से इसको समझ जाओ। देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे जो कहा कि जितने भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ स्केलर है मेक्स सेंस ओनली फॉर क्वांटिटी विथ सेम यूनिट। ध्यान रखना, यदि मैं आपसे कहूँ कि ऐसा करो, 5 kg आलू और 2 सेकेंड ऐड कर दो, ये मास है और ये टाइम है, आप कहोगे सर ये क्या हो गया, ये तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 डिफरेंट यूनिट के क्वांटिटी को आप क्या नहीं कर सकते, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यही कहा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ स्केलर्स मेक सेंस ओनली फॉर क्वांटिटी विथ सेम यूनिट। उसी क्वांटिटी के साथ में ये सेंस बनाएगा जिसमें सेम यूनिट है। जैसे 5 kg प्लस 5 kg, ओके, ये 10 kg आपको दिख रहा है, बट 5 kg और 2 सेकेंड कुछ नहीं हो सकता। However, you can multiply and divide स्केलर ऑफ डिफरेंट यूनिट। लेकिन कहा कि हाँ, आप इसको ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि 1 मीटर इन 1 सेकेंड,
तो ये एक्चुअली वेलोसिटी जैसा चीज़ हो गया, मीटर पर सेकेंड। स्केलर है तो चलो इसको स्पीड मैं कह देता हूँ, ये मीटर पर सेकेंड ये डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे F बराबर ma आपको मालूम है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे मास है वो kg में होगा और ये एक्सेलेरेशन जो होगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखोगे, और एक्चुअली इसी चैप्टर को तो बताने के लिए पूरा यूनिट एंड डायमेंशन था, तो जिसको इसमें अभी भी कन्फ्यूजन है वो यूनिट डायमेंशन जाके पढ़ ले, ठीक है। नेक्स्ट में फॉर एग्जाम्पल इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस, यदि लेंथ एंड ब्रेथ ऐसा दिया गया है, देन इट्स पेरीमीटर जो होगा वो सिंपल सम हो जाएगा, है ना। इसमें ऐसे चार होते हैं ना, तो ये लेंथ है, विड्थ है, तो लेंथ और ये जैसे ये और ये मालूम होगा, विड्थ जैसे इसको विड्थ मानते हैं, इसको लेंथ मानते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ बी और 2 टाइम्स ऑफ एल दोनों मिलके पूरा पेरीमीटर यहाँ पे बना देगा। तो जस्ट सम कर दिया, इसमें कोई टेंशन आपका नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यही चीज़ इसमें कहा कि द लेंथ ऑफ ईच साइड इज अ स्केलर एंड पेरीमीटर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। टेक अनदर एग्जाम्पल, लेंथ भी स्केलर है और पेरीमीटर भी स्केलर है, तो कोई बात नहीं है। जैसे मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन अ पार्टिकुलर डे इज दिस, ये मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर है। देन द डिफरेंस बिटवीन द टू क्या हो जाएगा, 35 माइनस 24.2, ये 11 पॉइंट, इतना सिंपली डिफरेंस कर दिया जैसा सिंपल अलजेब्रा होता है। सिमिलरली इफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ मास ऑफ 2.7 kg, इतना मास है और इतना उसका सेंटीमीटर उसका साइड है, तो इसमें हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी हो गया, एंड इट्स डेंसिटी जो कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, अगेन वो स्केलर क्वांटिटी है। मतलब दो डिफरेंट यूनिट के स्केलर क्वांटिटी को हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट में देखो, अब आता है वेक्टर। वेक्टर वो क्वांटिटी है, अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड इतना ही इनफ नहीं है, ये चीज़ को भी ध्यान में रखोगे कि बोथ मैग्नीट्यूड और उसमें क्या रहेगा, डायरेक्शन होगा, साथ साथ ओबेज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि यदि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वो ओबे नहीं करता है तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। ऐसा होता है करंट के साथ में। जैसे सपोज करो कि आपके पास में ये 2 वायर है, एक यहाँ पे आई है 1 एम्पियर है और यहाँ से 2 एम्पियर आई है, आपको डेफिनेटली यहाँ से 3 एम्पियर जाती नज़र आएगी। ये चाहे कुछ भी, जैसे इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, बट ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, 1 + 2 3 ही होगा, अलजेब्रिक उसको करेगा। तो हम इसलिए करंट को स्केलर क्वांटिटी में रखेंगे, वेक्टर में नहीं रखेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन हो, सेंस बताने के लिए डायरेक्शन हो कि करंट इसमें फ्लो हो रही है, बट वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो हम कहेंगे कि वो वेक्टर नहीं है। क्लियर? तो या तो वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे या इक्विवेलेंटली एक पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करे। अब आपके पास में दिमाग में आ जाएगा कि ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, तो कोई बात नहीं, उसे हम अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या रहेगा आपके पास में, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और ट्रायंगल रूल को फॉलो करो, ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता हो, ये 3 क्वांटिटी इसमें होने चाहिए, अदरवाइज ये नहीं होगा ऐसा, ठीक है। सो अ वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय, अब इसका मतलब वेक्टर को कैसे स्पेसिफाई करोगे, बाय गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड, बाय नंबर एंड इट्स डायरेक्शन। कभी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको इसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा कि 10 न्यूटन है, आपको इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि ये किस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन बताने का सेंस डिफरेंट हो सकता है। सम फिजिकल क्वांटिटी दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आर, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये सारी चीज़ में ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि डिस्प्लेस हुआ तो किस साइड में डिस्प्लेस हुआ, तो वो भी जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो ये नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट में है टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी हैव बोल्ड फेस टाइप। अब एक डिसिप्लिन के बारे में बता रहा है, इस बुक में क्या यूज किया गया है कि जितने भी वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है उसको डिफरेंस करने के लिए उसको बोल्ड क्वांटिटी में, मतलब जैसे भी बोल्ड होगा तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। या दूसरा रिप्रेजेंटेशन आप बुक में देखते हो कि वहाँ पे एरो यहाँ पे दे दिया जाता है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सिंस बोल्ड फेस the velocity vector can represented by symbol is. Since bold face is difficult to produce when written by hand, a vector is often represented by an arrow placed letterhead ऐसा। जैसे आप सपोज करो कि V लिखना है और आपको यहाँ पे बोल्ड ऐसे ऐसे लिखोगे तो बुक के लिए तो ठीक है, कितना देर तक ऐसे लिखोगे, तो इसलिए V के आगे एरो लिख दिया जाता है, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी इसमें होता है, ठीक है। तो ये हो गया 10। बोथ V एंड ये रिप्रेजेंट द सेम चीज़, जैसे ऐसा बोल्ड में बुक में लिखा रहे या ऐसा लिखा रहे, दोनों सेम रिप्रेजेंट, ये डिसिप्लिन है, ठीक है।
द मैग्नीट्यूड अ वेक्टर इज ऑफन कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू। जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वेक्टर का, जैसे मैंने कहा कि जो एक फोर्स है, ये फोर्स 10 न्यूटन और 30 डिग्री में है, तो जो इसमें मैग्नीट्यूड है इसी को हम उसका मैग्नीट्यूड भी कहते हैं और उसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज ऑल कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड जो होगा एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, जैसे, और उसको इंडिकेट करते हैं वी से। ठीक है, और उसको कभी कभी हम बोल्ड में नहीं करके लिखते हैं। दस अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस ए, ये सब जितने भी है वो वेक्टर है विथ रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड डिनोटेड बाय ये लाइट लेटर से, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, जैसे कोई कहता है यहीं पे ये चीज़ है, तो यहाँ पे यदि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ यदि मैं कहूँ तो ये चीज़ को लिखोगे सिंपल एफ लिख दोगे, और ये सिर्फ यहाँ पे 10 होगा, 30 डिग्री नहीं लिखना है, उसको उसका एब्सोल्यूट कहेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कहेंगे। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर डिसिप्लिन जो आपको फॉलो करना है आगे पढ़ते हुए वो आपको पता चल गया। अब हम आते हैं इसके शुरुआत पार्ट में कि पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे 2D में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी डिसिप्लिन को तो फॉलो करना है आपको, इस डिसिप्लिन को 2 डायमेंशन में आपको देखना है। तो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब हम यहाँ पे देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो एक मैं यहाँ पे फोटो पहले दिखा देता हूँ कि जैसे देखो यहाँ पे ये P पोजीशन है, तो इस P पोजीशन को आपको एज अ वेक्टर देखना है, तो ऑरिजिन से आपको ये वेक्टर ऐसे बताना पड़ेगा कि इसका क्या पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड है। लेट्स से यदि ये 1 है और ये कितना एंगल पे है, लेट्स से ये 30 डिग्री पे है, तो ये जो यहाँ पे R है जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये 1 एंगल 30 डिग्री लिखना पड़ेगा कि अच्छा ऐसे है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है उसको बस क्विकली रीड कर लेते हैं। ये थोड़ा सा फास्ट रखना बहुत ज़रूरी है इस पोर्शन को। ठीक है, इसमें कहा कि टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ प्लेन वी नीड टू चूज अ कन्वीनियंट पॉइंट। जब भी कोई डिस्क्राइब करना हो प्लेन में, यदि कोई चीज़ पार्टिकल मूव कर रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कन्वीनियंट पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। ये पहले भी था, ठीक है, चाहे प्लेन में कोई चीज़ मूव करे या स्ट्रेट लाइन पे मूव करे, पहले भी हमें एक ऑरिजिन की ज़रूरत होती थी, यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, अब यह इसमें कहा कि लेट P एंड P डैश बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम T एंड T डैश। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, लेट्स से कि ये P और P डैश ये डिफरेंट पोजीशन है, एक टाइम T पे और एक टाइम T डैश पे। तो ये कह रहा है कि बी ज्वाइन O एंड P बाई अ स्ट्रेट लाइन। O और P को यदि स्ट्रेट लाइन से आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, देन OP इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम T। तो O से लेके P जो ये रिप्रेजेंट किया गया है, और इसको हम वेक्टर ऐसे कह सकते हैं, दिस इज नथिंग बट पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट एट टाइम T। ठीक है, एन एरो इज मार्क्ड एट द हेड ऑफ दिस लाइन। यहाँ पे एरो यहाँ पे मार्क कर दिया जाता है, ये ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का सेंस हमें देते रहना है। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल ऐसे, जैसे इसको हम सीधे ऐसा लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर को जब भी लिखना है तो बोल्ड में ऐसा लिखेंगे या ऐसे लिख दो तो पोजीशन वेक्टर हो गया, और वो OP के बराबर है तो इसको OP वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट में सपोज करो कि पॉइंट P डैश जो है वो नेक्स्ट मोमेंट में है, तो क्या होगा उस समय जब हम लिखेंगे ये चीज़ को, ये जो यहाँ पे है, नेक्स्ट जब ये P डैश पे आ गया तो यहाँ से हमने जो ये ऐसा किया तो ये इसको R डैश कह सकते हैं, इसको R डैश एरो ऐसे कह सकते हैं, इसी को OP डैश एरो ऐसे कह सकते हैं, सब बात बराबर है। ठीक है, अनदर पोजीशन वेक्टर है R डैश जो कि T डैश टाइम पे है। द लेंथ ऑफ द वेक्टर R रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन इन विच P लाइज एज सीन फ्रॉम O। कहा कि मैग्नीट्यूड तो इसका ये वाला मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या हो गया, O से देखने के समय में जिस डायरेक्शन में दिख रहा है वो डायरेक्शन उसका हो गया। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम P टू P डैश, यदि P से P डैश तक ऑब्जेक्ट मूव करती है, द वेक्टर P डैश, यहाँ से जो एक वेक्टर ऐसे बनाएंगे, ये वेक्टर P डैश जो वेक्टर होगा, इसी चीज़ को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह देंगे। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया हमारा, कॉरस्पॉन्डिंग टू मोशन फ्रॉम P एट टाइम T टू P डैश एट टाइम T डैश। मतलब P से T समय में P पे था, वहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यदि T डैश में P डैश पे पहुँच जाता है तो उसमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट यदि हम देखें तो P डैश ये चीज़ आ जाएगा। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे यदि हम नेक्स्ट में यहाँ पे देखें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, देखो it is important to know that the displacement vector is the straight line joining the initial and final position and does not depends on the actual path
अंडरटेकन बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पोजीशन। ये पहले भी हम जानते थे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ पे चल रहा है, इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, फाइनल पॉइंट यहाँ पे है, तो हमें सिंपली इन दोनों को यदि जो हम मिला देते हैं, इन दोनों को जो मिला देते हैं, यही डिस्प्लेसमेंट होता है। इस डिस्प्लेसमेंट को इसके एक्चुअल पाथ से नहीं लेना है, एक्चुअल पाथ तो डिस्टेंस हो जाता है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सिंपली मिला दो, फाइनल की तरफ ऐसे एरो दे दो, दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल 4.1 के बी वाले पोर्शन में यहाँ पे बताया गया है कि गिवन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एस पी एंड क्यू, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द सेम पी क्यू फॉर डिफरेंट पाथ ऑफ द जर्नी से। इसमें अब इस फिगर को देखो, इस फिगर में कोई भी चीज़ इनिशियल से फाइनल की तरफ जाता है, कोई भी पाथ अटेंड करता है, ठीक है। जैसे इसको यदि हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, तो ये चाहे ऐसे आया हो यहाँ पे, चाहे ऐसे आके ऐसे आया हो, चाहे ऐसे जाके ऐसे आया हो, कोई भी पाथ अपनाए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम ही है, वो चीज़ यहाँ पे बता दिया गया। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ईदर लेस और इक्वल टू पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। ये पहले चैप्टर में भी हमने देख रखा है कि यहाँ पे आप देखो कि जो पाथ लेंथ है, यदि मैं यहाँ पे पाथ लेंथ की बात करूँ कि यहाँ पे पाथ लेंथ कितनी है, तो पाथ लेंथ जैसे इसी की बात करो तो पाथ लेंथ जो है आप इसको पूरा मैग्नीट्यूड ऐसा कहोगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है, तो डेफिनेटली ये पाथ लेंथ बड़ा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा पाथ लेंथ से या तो बराबर हो सकता है, यदि ये इसी पाथ पे गया है तो बराबर होगा, और नहीं तो छोटा रहेगा। तो ये चीज़ तो ऑलवेज ये है, इसको आप नोट करके भी रख सकते हो, और ये आप पहले से जानते भी हो, ठीक है। ये वाला पोर्शन पहले से आप जानते भी हो, ठीक है, ओके। अब है हमारे पास में नेक्स्ट पोर्शन कि दिस फैक्ट वॉज इम्प्रेसिस इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो वाइल डिस्कसिंग मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन में। हमने इसको पहले चैप्टर में भी देख रखा है इन सब चीज़ों को। क्वालिटी इसमें अब देखते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल कब होगा, ठीक है। अब अभी हमारा सारा फोकस आते जा रहा है वेक्टर पे। तो यहाँ पे कहना है कि सपोज करो कि दो यदि फोर्स ये है, तो दो फोर्स F1 और F2 कब बराबर होगा, इसके लिए क्या कंडीशन रखेंगे कि दो डिफरेंट वेक्टर एक इक्वल हो, उसको इक्वल कह सके। तो देखो यहाँ पे टू वेक्टर्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल, A और B मतलब आप कॉपी में लिखोगे तो A बराबर B, इसको हम इक्वल तभी कहेंगे, बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ, एक ही कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। A और B वेक्टर बराबर तभी होगा जब ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब मॉड ऑफ A बराबर मॉड ऑफ B, यहाँ पे वेक्टर साइन ऐसे रख सकते हैं, ये बराबर हो, और सेंस भी बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब यदि सपोज करो कि A वेक्टर यहाँ पे ऐसे है और यदि ये 30 डिग्री पे है, तो B वेक्टर को भी 30 डिग्री पे होना पड़ेगा। तो 30 डिग्री पे ये भी B वेक्टर भी होना पड़ेगा जैसे A वेक्टर है, तभी जाके ये हम कहेंगे कि इक्वल वेक्टर है उसमें, ओके। तो ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है पहले तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इसको डबल स्टार जो दिया गया है उसको हम पढ़ भी लेते हैं। ये कहा इन आवर स्टडी वेक्टर डू नॉट हैव फिक्स्ड लोकेशन। एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे एक ये जो कहना चाह रहा है उसको बहुत अच्छे से समझ जाओ। सपोज करो कि एक वेक्टर है यहाँ पे, ये इसका मैग्नीट्यूड 10 है, लेंथ 10 है, और यहाँ से 30 डिग्री पे है, ठीक है। तो ये कहा कि वेक्टर डू नॉट हैव फिक्स्ड लोकेशन। कहने का मतलब हम यदि इस वेक्टर को एकदम सेम वेक्टर को इसके पैरेलल में यहाँ पे शिफ्ट करके रख दिया, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, सेंस चेंज नहीं किया, ये 30 डिग्री रखा, तो ये वाला A वेक्टर और ये वाला यदि B वेक्टर है, ये दोनों बराबर ही होगा, ये दोनों बराबर ही होगा। मतलब वेक्टर को अपने पैरेलल में शिफ्ट करने से, ये है उसके वेक्टर को अपने पैरेलल में शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता। सो डिस्प्लेसिंग अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ लिव्स द वेक्टर अनचेंज्ड। मतलब यदि आप एक वेक्टर को अपने पैरेलल में डिस्प्लेस करोगे तो वो सेम ही वेक्टर रहने देता है, वो वेक्टर चेंज नहीं होता। सच वेक्टर्स आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स, जिसके ये लगभग पूरे चैप्टर में हम फ्री वेक्टर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। हाउएवर इन सम फिजिकल एप्लीकेशन लोकेशन और लाइन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इज इंपॉर्टेंट। लेकिन कहीं कहीं पे, जैसे सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, और यदि इसका सपोज करो कि इसमें रोटेशन की टेंडेंसी है और यहाँ पे यदि फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस इसका इफेक्ट नज़र आएगा, ठीक है। जैसे यहीं पे करो, यहाँ पे यदि फोर्स ऐसे लगाए और यहाँ पे ऐसे लगाए तो थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा ही, क्योंकि वेक्टर चेंज हो गया। लेकिन पैरेलल में भी चेंज करने से यहाँ पे यदि इसमें
इसे कट करते हुए जा रही है और नहीं जा रही है तो इसके रोटेशन पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे वेक्टर भी होते हैं जिसको आप पैरेलल में शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली वेक्टर आपको दिखेगा यहाँ पे जिसे पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में देखो 4.2 शोज द टू इक्वल वेक्टर ए एंड बी। इसमें 4.2 में दो इक्वल वेक्टर बताया गया है ए एंड बी। जैसे देखो ए और बी दो वेक्टर है, पहले मैं समझा देता हूँ। ए वेक्टर यहाँ पे है, बी वेक्टर यहाँ पे। सबसे पहले यदि आपको दिखेगा तो इसका जो सेंस होगा वो सेम होगा। यदि यहाँ पे ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंथ यदि आप मेजर करते हो तो दोनों लेंथ सेम होगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ए बराबर बी वेक्टर है। लेकिन यहाँ पे देखोगे, सपोज करो इसमें सेंस बदल गया है। देखो ये छोटा एंगल दिख रहा है और ये बड़ा एंगल दिख रहा है। लेट्स से ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। कभी भी ए डैश वेक्टर जो होगा, ए डैश वेक्टर जो होगा वो बी डैश वेक्टर के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ एक है। नेक्स्ट में तो यही सब चीज़ को यहाँ पे लिखा है। देखो इन फिगर 1.2 में टू इक्वल वेक्टर ए एंड बी है। वी कैन ईजिली चेक देयर इक्वलिटी। शिफ्ट बी पैरेलल टू इटसेल्फ until its tail b coincide with that of a। इसने कहा कि एक तरीका आपके पास अच्छा है कि आप क्या करो कि a को यहाँ से शिफ्ट करते 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 जो a जो वेक्टर है इसको अपने पैरेलल में शिफ्ट करके यहाँ पे लाओ, लाते 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 जब तक कि इसका क्वांसाइड नहीं हो जाए। क्वांसाइड होने के बाद यदि दिखता है कि इसका इनिशियल और फाइनल इससे लेंथ और इसका सेंस सब बराबर है, बिल्कुल क्वांसाइड कर गया, मतलब a और b बराबर है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है चेक करने का। ठीक है, इसमें कहा दैट इज क्यू coincide with O, then since their tips S and P also coincides, the two vector are said to be equal। यदि आपका उसका टेल और हेड दोनों coincide कर गया और सेम लाइन आपको दिख रहा है तो इसका मतलब वो इक्वल वेक्टर है। इन जनरल इक्वलिटी इज इंडिकेटेड एज ए बराबर बी। कहीं पे भी दो वेक्टर इक्वल होगा तो सिंपल ऐसा लिखा रहेगा। आप कॉपी में लिखोगे तो ए बराबर बी ऐसे लिखोगे। नोट दैट इन फिगर इसमें इस चीज़ को यदि इसके पैरेलल में आप लाते और इवन क्वांसाइड आप करा देते, इस वाले पोर्शन को क्वांसाइड करा देते, देखो इसके पैरेलल यहाँ पे लाए तो आपका क्या हुआ, दूसरा हेड क्वांसाइड नहीं किया। इसका मतलब क्या है, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, जिसे हम लिख देंगे कि ए डैश वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी डैश वेक्टर। क्लियर, तो इसमें क्वांसाइड नहीं करेगा। दे आर नॉट इक्वल बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट सेंस है तो हो जाएगा। इवन इफ वी शिफ्ट बी पैरेलल टू इटसेल्फ सो दैट इट्स टेल क्वांसाइड, इवन हम टेल को क्वांसाइड कर देंगे, ओ डैश को क्यू डैश पे ला दे, इसका पी डैश एस डैश से क्वांसाइड नहीं करेगा। क्वांसाइड का मतलब वहीं पे पहुंचने के नहीं करेगा। ठीक है, तो टिप्स इतना, डू नॉट क्वांसाइड विद द टिप्स ए, ऐसे क्वांसाइड नहीं किया, ये वाला पार्ट तो इक्वल नहीं है। यहाँ पे पी क्वांसाइड करेगा एस से और क्यू ओ क्वांसाइड करेगा क्यू से, तो वो इक्वल हो जाएगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट उसमें पार्ट है, पर मतलब हमारा सिंपल सा साइंस हो गया कि इक्वलिटी ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है और कब इक्वल कहेंगे। तो बस ध्यान में क्या रखना है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी इक्वल वेक्टर है, अदरवाइज इसमें से कोई भी चेंज हुआ तो वो इक्वल वेक्टर नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। ये कहा गया कि यदि वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि यदि फोर्स है और फोर्स आपके पास में 10 एंगल 45 डिग्री में दे दिया है, मतलब इसको दिखाने की कोशिश करें एक्सिस पे, तो यहाँ से 45 डिग्री पे एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है। तो ये कहा गया कि यदि इसमें मैं कुछ एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये क्या सेंस देगा। पहले इसे हमें रीड करना है कि एक्चुअली ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या देगा। इन जनरल स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं यदि एक वेक्टर को तो क्या देता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन वो चल रहा है तो उसमें आप ध्यान में रखना। जैसे देखो मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर ए विथ अ पॉजिटिव नंबर लेमडा, ध्यान रखना कि ये पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव से नहीं कर रहे हैं। तो हम यदि लेमडा और ए यदि ऐसा रखें तो ये क्या देगा, ये हमें पता करना है। इज चेंज बाई अ फैक्टर लेमडा, तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज चेंज्ड बाई अ फैक्टर लेमडा। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेमडा से बदलने से इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज हो जाएगा बाई फैक्टर लेमडा, बट द डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ए। मतलब सीधा इसने कहा कि जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो दोगुना हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा, बट इसका सेंस ये 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये जो 2 टाइम्स ऑफ एफ होगा आप उसको लिख सकते हो 20 एंगल 45 डिग्री ही। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने का सिंपल। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि कभी भी आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वेक्टर आएगा।
तो इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो लेमडा टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए इज मल्टीप्लाई बाई 2, द रिजल्टेंट वेक्टर 2a इज द सेम डायरेक्शन, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, हैज़ मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है, हो गया। अब इसको बता दें, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर ए बाई अ नेगेटिव नंबर, यदि नेगेटिव नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है कि लेमडा ए जो क्वांटिटी आएगा, जैसे यही हम मान के चले थे कि फोर्स बराबर 10 एंगल 45 डिग्री है, यदि इसमें मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसी फोर्स वेक्टर में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये कह रहा है कि हुज डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इतना एंड हुज मैग्नीट्यूड इज माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ दिस, मतलब मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो लेमडा टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब देखो, यदि ए ऐसा है तो 2a जो हो गया इसी सेंस में, और क्या है, जस्ट उसका लेंथ जो हो गया है दोगुना हो गया है, मतलब ये बराबर ये और बराबर ये दोगुना लेंथ हो गया। लेकिन यदि a में -1.5 से यदि मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसको एक तो पहले इस लेंथ को, जैसे ये पहले सेंस अपोजिट हो जाएगा और लेंथ भी जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट से आधा और ज़्यादा है और सेंस जस्ट अपोजिट है, तो जैसे यहाँ पे -2f को लिखना है तो सोचो इस वेक्टर में यदि 45 डिग्री पे कोई चीज़ 10 पे था और ये 45 डिग्री पे था, तो यहाँ पे जस्ट इसके अपोजिट में हम लिखेंगे तो यहाँ से 180 डिग्री प्लस हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ जो हो जाएगा वो 10 × 2 मतलब 20 हो जाएगा, और एंगल में कितना लिखेंगे 180 + 45 डिग्री, या इसको -180 भी कह सकते हैं, मतलब 45 - 180 डिग्री भी कह सकते हैं। ये एक हमारे पास में तरीका होगा रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। मल्टीप्लाइंग अ गिवन वेक्टर लेमडा बाई नेगेटिव नंबर से -1 और -1.5 गिव्स वेक्टर एज शोन इन फिगर, यहाँ पे जो दिया है उसके अनुसार से, ठीक है, ये मैं समझा दिया। तो ये आपका क्लियर है। अब यहाँ पे ये कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि द फैक्टर लेमडा बाई विच द वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड could be a scalar having its own physical dimension, मतलब कहने का मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका एक अपना फिजिकल डायमेंशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो ए के डायमेंशन में ही हो। जैसे कहने का मतलब एक चीज़ ये है कि जैसे फोर्स है, ठीक है, एक हमारे पास में फोर्स है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे मैं एक स्पीड से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, स्पीड एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो इसका डायमेंशन फोर्स का है, इसका डायमेंशन वेलोसिटी का है, जो कि मीटर पर सेकेंड मतलब लेंथ बाई टाइम का होता है, LT-1 का हो जाएगा, तो ये कर सकते हैं, ठीक है, लेमडा में। देन द डायमेंशन ऑफ लेमडा ए इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेमडा, इसलिए v × लेमडा जो हो जाएगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, बाद में देखोगे वो पावर कहलाता है, पावर के बारे में हम बाद में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी मल्टीप्लाई अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वैक्टर बाई ड्यूरेशन ऑफ टाइम वी गेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसे यदि हमने इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है, एक वेलोसिटी वेक्टर है, उसमें यदि मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाता है, और यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे मैंने उसको पावर का एक एग्जाम्पल दे दिया, गॉट इट। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, एकदम सिंपल सा। आपका कंक्लूजन क्या है कि किसी भी एक पहला में इक्वलिटी वेक्टर आपने देख लिया, किसी भी वेक्टर में जब आप लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लेमडा टाइम्स बढ़ जाएगा, यदि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड लेमडा टाइम्स बढ़ने के साथ साथ 180 डिग्री उसमें रिवर्स हो जाएगा वो सीधे, ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि यदि हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर दिया हो तो कैसे करेंगे, ग्राफिकली और कैसे करेंगे एनालिटिकली, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे हम चलते हैं कि ग्राफिकली और एनालिटिकली हम किस तरह से एक वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे दिया हुआ है एज मेंशन इन द सेक्शन इतना, वेक्टर बाय डेफिनेशन ओबे ट्रायंगल लॉ और इक्विवेलेंटली अ पैरेललोग्राम लॉ, बट इसको हमें देखना है कि ये ट्रायंगल लॉ क्या है, ट्रायंगल लॉ क्या है और इक्विवेलेंटली पैरेललोग्राम लॉ क्या है, उस चीज़ को यदि हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस में ला दिए तो चीज़ें आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि वी शैल नाउ डिस्क्राइब दिस लॉ इन एडिशन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से हम उसको सॉल्व करते हैं। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी, लेट्स से कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। आप क्या करना है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग दिस वेक्टर आर प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये आपको दिख रहा है कि इसका जो लेंथ है थोड़ा बड़ा है और ए जो है थोड़ा छोटा है, मतलब बी बड़ा क्वांटिटी है, लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, उसके प्रोपोर्शनल चीज़ों को। जैसे जरूरी नहीं कि 1000 किलोमीटर का है तो यहाँ पे 1000 किलोमीटर का लाइन बना देंगे, नहीं, प्रोपोर्शनलिटी होगा।
कि 1000 को यदि 1 सेंटीमीटर से बता रहे हो तो 2000 को आप 2 सेंटीमीटर से बताओ, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल में रहेगा। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी, ये हो गया। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड हो गया। टू फाइंड द सम ए प्लस बी, बी प्लेस वेक्टर बी सो दैट इट्स टेल इज एट द हेड ऑफ द वेक्टर ए। जब भी एडिशन करना हो तो बी का जो टेल है वो ए के हेड से हम उसमें जोड़ दिए। तो देखो क्या किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है बी का टेल मतलब दिस, ए का हेड मतलब दिस, इसको आपको पैरेलली शिफ्ट करते 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 ऐसे ही पैरेलली शिफ्ट करते करते ऐसे लाना है कि आपको इसको क्वांसाइड यहाँ पे करा देना है, ठीक है। तो बाकी चीज़ों की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, इसको हटा दिया, बी को हमने यहाँ पे ला दिया। अब बी को जैसे ही आप यहाँ पे ला दिए तो एक पहला काम हो गया, ठीक है। देन बी ज्वाइन द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी। अब ए का टेल और हेड बी का जो हेड होगा इसको जैसे ही ज्वाइन करोगे तो दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट, और इसको हम कहते हैं ए प्लस बी, जिसका फिजिकल एग्जाम्पल आज मैंने जस्ट शुरुआत में दे दिया कि एक पाइप, ट्रांसपेरेंट पाइप है जिसमें बॉल 3 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, और पाइप को यदि 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर ले जाए तो वो कैसे, हम एक वेलोसिटी ये और दूसरा वेलोसिटी ये, तो ये चीज़ इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसका रिजल्टेंट हो जाएगा ये प्लस ये। ओके, तो वही सेम सेंस है, इसको ध्यान में रखना है, ये आपका अभी कभी नहीं छोड़ेगा पूरे थ्रू आउट द फिजिक्स। तो ये ए है, ये बी है, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये वेक्टर हो गया, ठीक है। ओके, अब सिंस दिस इज दिस प्रोसीजर ऑफ द वेक्टर एडिशन, वेक्टर आर इसमें क्या किए हैं, ऐसे इस प्रोसीजर में वेक्टर आर अरेंज्ड हेड टू टेल, दिस ग्राफिकल मेथड इज कॉल्ड द हेड टू टेल मेथड। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ए को यहाँ पे है ए वेक्टर, तो बी वेक्टर ए के हेड पे बी वेक्टर को हमने ऐसा रख दिया था, और उसके बाद रिजल्ट जो आया था यहाँ पे ऐसा आया था, तो इसको हेड टू टेल मेथड कहते हैं। दीज टू वेक्टर्स एंड देयर रिजल्टेंट फ्रॉम 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, सो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज ट्रायंगल मेथड। ये क्या बनाता है, एक ट्रायंगल को बनाता है, 3 साइड ऑफ ट्रायंगल को बनाता है, तो इसको ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। इफ़ वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ बी प्लस ए एज सोन इन फिगर, उसके जो सी में बताया गया था ये रिजल्टेंट कर दिया, द सेम वेक्टर आर इज ऑब्टेन, दस द वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ये कहा गया कि ऐसा करने के जगह पे यदि आपने ऐसा कर दिया कि बी जो जहाँ पे था उसको छोड़ के और उसके बाद ए को यहाँ पे आपने रखा, तब भी रिजल्टेंट वही आएगा, ठीक है। जस्ट आपको क्या दिखेगा, ये पैरेलल शिफ्ट है एक दूसरे के, इसी को पैरेलल शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये दिखेगा। तो ये कहा कि चाहे a प्लस बी करो, b प्लस ए करो, बोथ आर सेम, तो उसको हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसको ही ट्रायंगल लॉ कहते हैं, जो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ देंगे, और फिर जो 2 एंड बचा हुआ है, पहले का हेड टेल और दूसरा लास्ट का हेड, उसको मिलाएंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। इसमें पहला दूसरा किसी को भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट में यहाँ पे नेक्स्ट बात कहा गया कि इन एडिशन ऑफ वेक्टर ऑल्सो ओबे द एसोसिएटिव लॉ एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 4. इसका डी, तो देखो 4.d इसका क्या है और कहाँ पे है, यहाँ पे है, ABCD, ठीक है। 4.6 हो गया, 4.5 हो गया, ये किस फिगर की बात कर रहा है उसको मैं बता दूं, 4.4 का, 4.4 में डी वेक्टर देखो। अब इसको थोड़ा सा इस डायग्राम को हम देख लेते हैं, ए बी को देख लिया था, इसमें पहला चीज़ ये देखा था कि बी, जैसे पहले हमने बी को छोड़ दिया और ए को उठा के यहाँ पे ला दिया, तो भी ये जो बना है वो इसके पैरेलल शिफ्टिंग पे है, ऐसा हो गया। दूसरा चीज़ ऐसा कर दिया कि सपोज करो कि ए वेक्टर यहाँ पे है और हमने जो बी वेक्टर लिखा है, ए वेक्टर यहाँ पे है और जो बी वेक्टर है वो यहाँ पे है, बी वेक्टर यहाँ पे है, और ये रिजल्टेंट जो बना रहा है वो ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक, इसने कहा कि एक, देखो इसमें बाकी चीज़ भी ऐड कर रहा है कि एक सी वेक्टर भी हमारे पास में है, ठीक है। तो सी वेक्टर हमारे पास में सपोज करो कि ये आ गया, एक ऐसा आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब हमें एक रिजल्टेंट ए प्लस बी मालूम था, इसमें सी वेक्टर जोड़ देंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं डी में
कि हमारे पास में ए और जैसे सपोज करो कि बी है, तो पहले बी प्लस सी जोड़ लेते हैं। तो देखो ये बी है और ये सी है, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, और बी प्लस सी के बाद में उसमें यदि आप ए को जोड़ने की कोशिश करोगे तो ये मिल जाएगा, ये सेम होगा। चलो यदि नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक बार इसको अलग से ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो हमारे पास ए ये है, ए ये है, ये बी है, ये बी है, ठीक है। और यहाँ पे एक सी भी आ गया नया क्वांटिटी, सी भी आ गया यहाँ पे नया क्वांटिटी, ये ऐसा, ठीक। ये सी है, ये बी है, ये ए है, ये सभी वेक्टर्स हैं, ठीक है। इसका रिजल्टेंट निकालना है तो यहाँ पे एक काम हम कर सकते हैं कि इसमें ए प्लस बी पहले किया, तो ए प्लस बी पहले किया तो ये वाला रिजल्टेंट आ गया, इसको हम कहेंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी करने के बाद हमने सी को ऐड कर दिया, तो दिस इज़ द रिजल्टेंट, और इसको हम कहेंगे ये ए प्लस बी जो कि पहले किया है और प्लस सी है, ये सभी वेक्टर है। या दूसरा तरीका इसने कहा कि ऐसा करो बी प्लस सी पहले कर लो, तो बी प्लस सी यदि हम पहले करते तो क्या होता, देखो ये बी है और सी है, तो बी प्लस सी करते तो ये आता है ना, तो इसको हम कहते हैं कि ये बी प्लस सी है। अब b प्लस सी के बाद में a को ऐड करना था, तो देखो a ये हुआ, b प्लस सी ये होगा, तो यही तो आ जाएगा, यही रिजल्टेंट आएगा। तो सेम रिजल्टेंट आएगा यदि आपने b प्लस सी को पहले कर दिया और उसके बाद a को ऐड किया, तो ये मैटर नहीं करता, उसी चीज़ को वहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप इसको समझ गए होंगे कि 4 पॉइंट इतने में d की बात क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा कि द रिजल्ट ऑफ द एडिंग वेक्टर a एंड b फर्स्ट एंड देन एडिंग वेक्टर c इज द सेम एज द रिजल्ट ऑफ एडिंग b एंड c फर्स्ट एंड देन एडिंग a। मतलब a प्लस बी को पहले ऐड करो, c को बाद में ऐड करो, पहले b प्लस c ऐड कर लो, फिर a से ऐड करो, ये दोनों सेम होगा। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। यदि कोई पूछता है इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो आप सोचो, जैसे एक सिंपल सी बात सोचो, एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और इतना ही इक्वल वेक्टर है दूसरा, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, मतलब एक इक्वल एंड अपोजिट मतलब मैग्नीट्यूड सेम और जस्ट अपोजिट में है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो क्या रिजल्टेंट हुआ, कुछ रिजल्टेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि आपको देखो इसके ये टेल को यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे रखोगे तो इसी पे क्वांसाइड कर जाएगा, और हमें वही दो एंड के बीच में चाहिए, कुछ मिलेगा नहीं, जीरो वेक्टर आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो जीरो वेक्टर होगा। तो इसमें कहा कंसीडर टू वेक्टर ए एंड माइनस ए सोन इन फिगर 4.3 का बी। चलो इसी को मान लो। अब देयर सम इज a प्लस ए माइनस ए और माइनस ए, एक तरह से इस b को क्या कह सकते हो, माइनस ऑफ a कह सकते हो। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जस्ट अपोजिट में और यही मिलेगा, तो माइनस ए, तो इसका मतलब a प्लस बी यहाँ पे जो ऐड करना हुआ वो a वेक्टर को और प्लस में माइनस ऑफ a वेक्टर को ऐड करना हुआ, जो डेफिनेटली जीरो देगा, ठीक है। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू वेक्टर आर द सेम बट द डायरेक्शन आर अपोजिट, the resultant vector has zero magnitude and is represented by zero और called null vector और zero vector, इसको zero vector कहते हैं। हो गया, null vector और zero vector, आपको zero vector का पता चल गया कि कब हम कहेंगे। तो a और a दो वेक्टर हो, उसी का इक्वल एंड अपोजिट हो, उसको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो b और माइनस b, इसको ऐड करोगे तो कितना होगा, जीरो वेक्टर आएगा, ठीक है। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो जीरो होता है। Since the magnitude of null vector is zero, its direction cannot be specified। बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया कि कहीं पे भी जीरो वेक्टर होगा तो उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, तो ये एक बोल्ड पॉइंट हो गया कि इसमें मैग्नीट्यूड जीरो होगा और डायरेक्शन कैनॉट बी स्पेसिफाइड। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। द नल वेक्टर ऑल्सो रिजल्ट्स व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर ए बाई ए नंबर जीरो। कहा गया कि एक यदि कोई नल वेक्टर तो आपको a और उसी के अपोजिट वेक्टर को ऐड करने से भी आया है। दूसरा कहा कि यदि हमने उसमें जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी होगा। नल वेक्टर ऑल्सो रिजल्ट्स व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर a बाई नंबर जीरो, मतलब जीरो नंबर है, स्केलर है, उसमें एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फिर से जीरो वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, वो जीरो वेक्टर आ जाएगा। द मेन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर इज़ व्हाट, इसका मतलब यदि कोई ए वेक्टर है और उसमें जीरो वेक्टर यदि मैंने ऐड कर दिया तो वो ए ही वेक्टर रह जाएगा, क्योंकि जीरो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का पता नहीं है। लेमडा टाइम्स ऑफ यदि जीरो वेक्टर हमने किया तो वो जीरो वेक्टर ही एक आएगा, यदि जीरो इनटू ए वेक्टर किया तो वो जीरो वेक्टर ही आएगा, ठीक है। ये उसका प्रॉपर्टी हो गया जीरो वेक्टर का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जीरो वेक्टर के बारे में आपको पता चल गया होगा कि जीरो वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का फिजिकल मीनिंग क्या है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं।
कंसीडर द पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ प्लेन एज शोन इन फिगर 4.1 का ए। 4.1 का ए में यदि हमें उसे कंसीडर करना है, नाउ सपोज दैट द ऑब्जेक्ट which is at P at time t moves to P dash and then comes back to P, then what is its displacement? Since the initial and final position coincide, the displacement is null vector। कहा कि उस फिगर को कंसीडर करो और एक P पे कोई था और P डैश पे नेक्स्ट टाइम में गया था। सपोज करो कि यहाँ से इस पाथ में जाने के बाद वो रिटर्न हो गया। यदि वो रिटर्न हो गया तो इनिशियल और फाइनल सेम, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो वो सेंस हो गया। तो यहाँ पे एक सेंस हमें फिजिकल मीनिंग मिल रहा है कि ओके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यहाँ पे जीरो वेक्टर है, मतलब कोई चीज़ कहीं से गया है और वहाँ पे वापस आ गया। ठीक है, उसको नल वेक्टर भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन का ही एक पार्ट है। जैसे कोई भी कहता है कि ए वेक्टर को बी वेक्टर से माइनस करो, तो सिंपल सी बात है कि ए वेक्टर को ऐड कर दो माइनस बी वेक्टर के साथ में। और माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या है, बी वेक्टर में माइनस बी का मतलब होगा -1 से मल्टीप्लाई किए, जस्ट अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड का, ये हो गया। ठीक है, तो वी डिफाइन द डिफरेंस ऑफ वेक्टर ए एंड बी एट द सम ऑफ टू वेक्टर ए एंड माइनस बी। ये जो डिफरेंस है वो सम ही है दो वेक्टर का। इट इज शोन इन द फिगर, इसमें माइनस बी इज एडेड टू द वेक्टर ए टू गेट आर टू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखो इस फिगर में यहाँ पे दिया गया है कि यदि सपोज करो कि आपके पास में ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, लेकिन यदि आपको डिफरेंस निकालना है तो माइनस बी ये हो गया। अब हमें एक तरह से हो गया कि ये वेक्टर और ये वेक्टर को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके हेड पे इसको रख देंगे। तो यहाँ पे हमने हेड पे इसको रख दिया, ये माइनस बी वेक्टर हो गया हमारे पास में। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ए वेक्टर ऑलरेडी था, इसको ऐड करेंगे तो ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा, जिसको हम ए माइनस बी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया। क्लियर? वही चीज़ यहाँ पे दिखाया है कि ए माइनस बी ऐसे हो जाएगा। और ए, और यदि यहाँ पे हम देखो यहाँ पे बी वेक्टर हम जोड़े हैं तो ये ए प्लस बी ये वेक्टर हो जाएगा। दिस इज ए प्लस बी वेक्टर एंड दिस इज ए माइनस बी वेक्टर। ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को देखोगे तो ये चीज़ आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट में है यदि हम इसमें देखें कि इसमें इन दिस केस ऐसे ऐसे करके नेबर द वेक्टर ए प्लस बी इज सोन इन द फिगर, द सेम फिगर फॉर द कंपैरिजन। वी कैन ऑल्सो यूज द पैरेललोग्राम मेथड टू फाइंड द सम ऑफ टू वेक्टर्स। सपोज वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी, टू ऐड दिस वेक्टर वी ब्रिंग देयर टेल्स टू अ कॉमन ऑरिजिन ओ। कहा कि यदि इसी में हमें पैरेललोग्राम लॉ से यूज करना है, तो पैरेललोग्राम को ये कर रहा है कि ए और बी को यदि आपको यूज करना है तो आप क्या करोगे, इसका दोनों का टेल एक जगह पे ला दो। तो इसको टेल एक जगह पे लागू तो ये आ जाएगा, ये v वेक्टर हो गया, ये a वेक्टर हो गया। अब ये दो साइड बन गया तो इससे एक पैरेललोग्राम फॉलो करो, एक पैरेललोग्राम बना लो। इसके पैरेलल में ये, इसके पैरेलल में ये पैरेललोग्राम हमने बना लिया। जब ये पैरेललोग्राम बना लिया तो इसमें जब इसको और इसको हम ये करेंगे तो यही वेक्टर जो बनेगा वो a प्लस बी बनेगा। ये तो सेल्फ प्रूव्ड है। देखो कैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये a वेक्टर है और दिस इज नथिंग बट व्हाट, बी वेक्टर। यदि हम उसके पैरेलल में यहाँ पे लाएं तो बी वेक्टर, और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी, सिंपल। ठीक है, तो a प्लस बी आपको दिख रहा है कि पैरेललोग्राम से हम कैसे बनाएंगे। इसी चीज़ को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें। जैसे यहाँ पे ऐसे देखो कि उसमें हमने क्या किया, दो वेक्टर है तो दोनों के टेल को एक जगह पे ला दिया, फिर हमने a का पैरेलल एक बनाया, ठीक है, फिर b का एक पैरेलल बनाया और इससे हम इसको जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम a प्लस बी कह देंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल से देखेंगे तो a वेक्टर ये हो गया और b वेक्टर ये हो गया, तो हमें दिख रहा है कि ट्रायंगल ड्रॉ को फॉलो कर रहा है, सेम चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट हो गया। इसी चीज़ को समझा रहे हैं, एक बार रीड करके मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ से ये पूरा चीज़ वही समझाया। देन वी ड्रॉ द लाइन ऐसे करके, ठीक है, रिजल्टेंट आर वेक्टर कैन बी ऐसे करके, ठीक है, जो डायगोनल हो जाएगा ओ एस, वो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, दस द टू मेथड आर इक्विवेलेंट, दोनों मेथड जो है इक्विवेलेंट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे सोचो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम करते हैं। इसने कहा रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड। एक रेन है और रेन वर्टिकली डाउनवर्ड में 35 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रही है, ये इसको वेलोसिटी ऑफ रेन कह दिया गया। सपोज करो विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विथ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन
ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में विंड फ्लो होनी शुरू हो गई, मतलब यदि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ऐसा, और ये सपोज करो कि वेलोसिटी ऑफ विंड है और ये है 12 मीटर पर सेकेंड से ये स्टार्ट हो गई। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो आपको नहीं लगता कि ये ऐसे जो बारिश हो रही थी, ऐसे जो बारिश हो रही थी, इसमें ये विंड की वजह से अब उसमें एक एडिशनल वेलोसिटी आ जाएगा इधर का, और दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहे तो ये आ जाएगा। तो यही विंड वेलोसिटी है, ये है दोनों का। यदि हम रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करें तो पैरेललोग्राम लॉ से बना देंगे, ये रिजल्टेंट होगा। तो अब हमें छाता यहाँ पे रखना पड़ेगा, ऐसा छाता रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो रेन है वो ऐसे आ रही है। तो हमें इसका क्या बताना है, ये थीटा बताना है किस डायरेक्शन में, तो ये वर्टिकल से कितना थीटा बताना है। तो हमें वी आर पता है, देखो वी आर का वैल्यू कितना है 35, इसका वैल्यू क्या है पता है 12 है, ये ट्रायंगल है तो tan थीटा यहाँ पे हम लिखेंगे तो tan थीटा कितना हो जाएगा 12/35, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा tan इनवर्स ऑफ इतना हो गया, सिंपल। यदि रेन की स्पीड हम यदि बात करें तो कितना हो जाएगा, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, ये आप सब जानते हो कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में हम कैसे लिखते हैं, सिंपल। तो रिजल्टेंट भी पता चल गया और कितना इसमें किस डायरेक्शन में होगा ये भी पता चल गया। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सबको बहुत अच्छे से पता हो गया। ये वदेरफॉर तो बॉय शुड इसको 19 डिग्री लगभग आएगा, 12 बाई इतना, आपको उससे मतलब नहीं है कि ये कितना उसमें आएगा। एक यदि मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा क्या होता है, एक थोड़ा सा मैं ऐसे बता दूँ कि जैसे 0.343 है और tan थीटा बराबर इतना दिया और आपको लगभग ये 19 डिग्री लाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है कि रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा दिया है। तो tan थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है यदि थीटा डिग्री में लेस देन 20 डिग्री हो तो, और ये होता है रेडियन में, तो रेडियन वैल्यू बराबर होता है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर इतना, तो थीटा बराबर आप 0.343 रेडियन कह सकते हो, जो अप्रॉक्सीमेटली, और इस अप्रॉक्सीमेशन को 0.343 रेडियन में है, डिग्री में बदलने के लिए आपको 180/पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। ये इसको कैलकुलेट करोगे, इसको 22/7 रख के, तो लगभग वो 19 डिग्री आएगा, ये चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये 20 डिग्री तक के लिए अप्रॉक्सीमेशन वैलिड होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको पता चल गया। अब हम आते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे, कि एक गिवन वेक्टर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या है उसका मीनिंग, क्या है उस पर। Let A and B be any two non-zero vector in a plane with different direction and let A be the another vector in the same plane। जैसे देखो इसमें कहा A एक A वेक्टर है, ऐसा वेक्टर, B एक ऐसा वेक्टर है, ऐसा वेक्टर है, ये उसमें दिया गया है। और ये कहा गया कि let A be the another vector in the same plane, एक ये वेक्टर जो कैपिटल A है वो सेम प्लेन में एक वेक्टर है। A can be expressed as sum of two vectors। इस A को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ दो वेक्टर से, एक जैसे इधर से ऐसे गया और प्लस इधर से ऐसे गया, जो ट्रायंगल रूल फॉलो करता है ऐसे, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर के समेशन में हम उसे लिख सकते हैं। वन ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग ए बाई अ रियल नंबर एंड अनदर ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग बी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ए का जो ये सेंस है, यहाँ पे ए का जो सेंस है उसमें लेमडा ए कर देंगे तो इसका एक मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये बन जाएगा, और बी का सेंस जो है इधर है तो इसमें म्यू भी कर दिया, इधर आ जाएगा। तो उसमें हम ऐसे करके ए को लिख सकते हैं बाई अनदर नंबर इतना। टू सी दिस लेट ओ एंड पी बी द टेल एंड हेड ऑफ द वेक्टर ए। जैसे ओ और पी इसका टेल और हेड है, ये वाला पार्ट हमने मान लिया। देन थ्रू ओ ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए। ओ से पैरेलल टू ए में, इसके पैरेलल में यहाँ पे एक, जैसे इसके पैरेलल में हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इसके पैरेलल में ड्रॉ किया तो ए यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। दूसरा कहा देन ओ ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए एंड थ्रू पी अ स्ट्रेट लाइन। अब पी से जो स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है वो बी के पैरेलल में करना है, ठीक है। ये बी और ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। स्ट्रेट लाइन बी लेट देम इंटरसेक्ट एट द क्यू। इन दोनों को हमने इंटरसेक्ट होने दिया इस क्यू पॉइंट पे, ठीक है। देन वी हैव, देन हमें पता चल गया कि ए इजिकल टू जो है वो O से P है, जिसको और लिख सकते हैं O से लेके Q और Q से लेके P, OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर।
तो हम कहेंगे बट सिंस ओ क्यू इज पैरेलल टू ए एंड क्यू पी इज पैरेलल टू बी, हम इसको लिख सकते हैं ओ क्यू को लेमडा ए और इसको लिख सकते हैं म्यू बी। तो मतलब हम ए को लेमडा ए प्लस म्यू बी लिख सकते हैं, इसको लेमडा ए और म्यू बी, क्योंकि इसी में सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज है, सेंस में चेंज नहीं है, तो हम उसका एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके रख दिए। ठीक है, तो ये हमारा ए का एक रिप्रेजेंटेशन हो गया कि सेम एक वेक्टर ए, ये दो वेक्टर लेमडा वेक्टर ए प्लस म्यू वेक्टर बी के फॉर्मेट में लिखा गया है, हम लिख पाएंगे। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन आपको ये टूल्स देता है इसको इस तरह के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने का, ये इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे है वी से दैट ए हैज़ बीन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर दिस एंड दिस अलोंग ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। यही चीज़ यदि इसको हम कह दिए कि यदि हमने ए और बी को लेमडा बी अलोंग ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यदि किसी भी वेक्टर ए को यदि हमने ऐसा कुछ लिख दिया लेमडा वेक्टर ए प्लस म्यू वेक्टर बी, तो हम कहेंगे कि ए को आपने रिजॉल्व कर दिया है। ए को आपने क्या कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है। इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया। और वो कैसे रिजॉल्व किया है, दो कंपोनेंट में, इन टू कंपोनेंट, रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, ये प्रोसेस को कहेंगे टू कंपोनेंट। एक जो है अलोंग ए है और एक जो है अलोंग बी है, ऐसा रिस्पेक्टिवली। तो रिजोल्यूशन हो गया। यूजिंग दिस मेथड वन कैन रिजॉल्व, इस मेथड को यूज करके आप कोई भी रिजॉल्व कर सकता है अ गिवन वेक्टर इनटू कंपोनेंट वेक्टर अलोंग अ सेट ऑफ टू वेक्टर्स और ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन, वेक्टर अलोंग द सेट ऑफ टू वेक्टर। तो इसमें कहा कि इस चीज़ को फॉलो करते हुए जो तीन वेक्टर्स, जो जैसे ए वेक्टर में जो एक लेमडा ए आया था और म्यू बी जो आया था, ये तीन वेक्टर, ये और ये तीन वेक्टर एक ही प्लेन में ऐसे रख के हम उसको क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ कन्वीनियंट टू रिजॉल्व अ जनरल वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजिंग द वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। ये कहा जाता है कि ये जो है यहाँ पे जो जनरल हम यहाँ पे कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जो एक्सिस हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, तो कोई भी एक वेक्टर यदि आपके पास में है, कोई भी एक वेक्टर यदि आपके पास में ऐसा है, तो इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसको जो रिजॉल्व करें वो एक्सिस के लॉन्ग में करें, मतलब एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग में, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग में, और ये दोनों मिलके ए वेक्टर को ऐसे बना दे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये ज़्यादा स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो वही चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहा कि वहाँ पे हम यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। दीज आर कॉल्ड द यूनिट वेक्टर दैट वी डिस्कस नाउ। यूनिट वेक्टर अलोंग में मतलब आपके पास में जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है, इसके अलोंग में एक यूनिट वेक्टर पहले से डिफाइन किया जाएगा, जिसमें मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगा उसका मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन एक्स के अलोंग में, मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन वाई के अलोंग में। और इसको कहा जाता है आई वेक्टर, आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है जो एक्स में होता है। पहले यूनिट वेक्टर देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे भी यूनिट वेक्टर कोई कहता है तो बस उसके साथ एक ही उसके पास कंडीशन है, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, डायरेक्शन जो भी जिस पार्टिकुलर डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर चाह रहे हो वो डायरेक्शन हो जाएगा। अब इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ओनली, मतलब इसका यूज हम सिर्फ किस लिए करते हैं, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन को यूज करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर डिनोटेड बाय आई कैप, जे कैप और के कैप। ये स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है यूनिट वेक्टर का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, एज shown in figure. Since these are unit vector, we have mod of i, mod of j और mod of k बराबर 1। चूँकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका यदि मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो 1 तो आएगा ही। ये पहला चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा, दीज यूनिट वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। ये जो यूनिट वेक्टर होगा ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो है ही एक्स एक्सिस ही आपस में परपेंडिकुलर होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो इधर जो आई वेक्टर हमने लिखा, इधर जो जे वेक्टर होगा वो आपस में परपेंडिकुलर होगा ही। इन दिस टेक्स्ट दे आर प्रिंटेड इन बोल्ड फेस विथ कैप, जहाँ पर भी है वहाँ पे ये आई कैप ऐसे करके बताया गया, टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द अदर वेक्टर।
Since we are dealing with motion in 2 dimension, in this chapter we require use of only 2 unit vector, I और j का ही यूज से चल जाएगा, k की जरूरत नहीं पड़ेगी. If we multiply a unit vector say n by a scalar, the resultant is a vector. कोई भी यूनिट वेक्टर को यदि सपोज करो कि एक यूनिट वेक्टर है, उसको n से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड n हो गया, तो एक वो वेक्टर दे देगा जिसका मैग्नीट्यूड n होगा और डायरेक्शन वही जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है. ठीक है, ऐसा. तो लेमडा को हम लेमडा टाइम्स ऑफ n ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, इसमें इन जनरल अ वेक्टर a कैन बी रिटन एज, a वेक्टर को हम लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे n कैप ऐसे कर दो, या n जहाँ पे यूनिट वेक्टर अलोंग a है. ठीक है, कोई भी वेक्टर को लिखना, कोई भी वेक्टर ऐसे इतना है, यदि 10 मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे 30 डिग्री पे है, तो आप इसके अलोंग में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दो, एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे डिफाइन कर दो. इसको हमने कह दिया सपोज करो कि n कैप, जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है और डायरेक्शन 30 डिग्री है, तो जस्ट 10 टाइम्स ऑफ n कैप इज नथिंग बट ये जो a वेक्टर था वो a वेक्टर हो गया. ठीक है, और जहाँ पे n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग a. सिंपल. वी कैन नाउ रिजॉल्व अ वेक्टर a इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट वेक्टर जो हमने आई जे में जो बनाया है उसमें. तो अब जो रिजॉल्व करेंगे वो यूनिट वेक्टर के टर्म्स में हम रिजॉल्व करेंगे. तो कंसीडर a, अब जैसे इसको कंसीडर कर लेते हैं. देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, a को रिप्रेजेंट करने का आपके पास तरीका हो गया. तो देखो ये हो गया आई जे के, a कोई वेक्टर ऐसा दिया गया है, तो अभी एक इस डायरेक्शन में हमने सपोज करो को मान लिया और इस डायरेक्शन में हमने मान लिया, एक का मैग्नीट्यूड a2 है, एक का मैग्नीट्यूड a1 है, और ये बोल्ड में है मतलब ये एक वेक्टर है, a1 वेक्टर है और a2 वेक्टर है. मतलब अपने कॉपी में लिखोगे तो a वेक्टर, a1 वेक्टर और प्लस a2 वेक्टर से बना हुआ है a वेक्टर. हो गया. अब यदि हमें इसे लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं a1 और i डायरेक्शन में, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a1 मतलब a1 सिंपल विदाउट एरो, और i ऐसा लिख सकते हैं. इसको a2 को क्या लिख सकते हैं, a2 मैग्नीट्यूड ऐसी और j ऐसा लिख सकते हैं. अब इन दोनों का वेक्टर का समेशन a होगा, तो यहाँ पे a जो लिखा आएगा वो a1i प्लस a2j हो जाएगा. ये एक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन या वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास में तरीका हो गया. ठीक है, अब देखो तो इसलिए अब हम इसको यदि अब इस ऐसे केस में अक्सर क्या होता है कि जैसे इसीलिए इन जनरल जो हम रिप्रेजेंटेशन a वेक्टर का देंगे, इन जनरल जो रिप्रेजेंटेशन a वेक्टर का देंगे उसे अक्सर x के तरफ में उसे ax कह देंगे और i लगा देंगे, और जो y के तरफ में है इसे ay और j कर देंगे, तो वो वेक्टर यहाँ पे लिखा जाएगा. ठीक है, देखो दिस रिप्रेजेंटेड इन द फिगर द क्वांटिटीज ax एंड ay आर कॉल्ड x एंड y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर a. नोट दैट ax इट itself नॉट अ वेक्टर. ax जो है x कंपोनेंट है और ay जो है y कंपोनेंट है. ठीक है, इसी को x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कहा गया है. ठीक, और ये अपने आप में वेक्टर नहीं है, ध्यान रहे, ax और ay इज नॉट अ वेक्टर, ये कंपोनेंट है, एक वैल्यू है. i और j उसमें मल्टीप्लाई होके उसे एक वेक्टर बना रहा है. axi इज अ वेक्टर, नहीं ayj इज अ वेक्टर. जैसा हमने कहा कि कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लो, तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा मैग्नीट्यूड a एंड द एंगल थीटा इज मिक्स. अब इसने कहा कि सपोज करो एक कंडीशन हम यहाँ पे लेते हैं, उस कंडीशन में a वेक्टर है, x एक्सिस y एक्सिस गिवन है, x एक्सिस और y एक्सिस गिवन है, और a वेक्टर यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है. इसका मैग्नीट्यूड डेफिनेटली a से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये बनाना आसान हो जाएगा. इसको हम क्या लिख देंगे, a cos थीटा, इसको क्या लिखेंगे, a sin थीटा. अब a cos थीटा और a sin थीटा यहाँ पे हो गया, तो आपको नहीं लगता कि a वेक्टर को यदि हमें लिखना है तो इसको लिख सकते हैं a cos थीटा i में और a sin थीटा j में. ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट ax, तो ax जो है वो a इतना है और इसको कहा जा सकता है ay जो है a sin थीटा है. उसी चीज़ को यहाँ पे इसने बताया है. तो सो सिंपल, ये कैसे हो जाएगा. तो यहाँ पे ये सारा चीज़ आप सीख गए कि एक वेक्टर को कंपोनेंट में कैसे हम बदल सकते हैं, बना सकते हैं. ठीक है, नाउ वी हैव two ways to specify a vector a in a plane. It can be specified by its magnitude a and direction theta. अब हमारे पास में ये कंक्लूड कर रहा है कि हमारे पास दो तरीका है.
हमारे पास दो तरीका है इसको स्पेसिफाई करने का, एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। पहला चीज़ जो इसमें मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन बता दो, मतलब ए वेक्टर यदि है तो उसका मैग्नीट्यूड और इसका एंगल थीटा बता दो, हो जाएगा। दूसरा इट्स कंपोनेंट बता दो, यदि उसका ए एक्स और ए वाई बता दो, खत्म। तो ये दो में से कोई भी तरीके से आपका दिया रहेगा और दोनों आपस में रिलेटेड भी है। पहला चीज़ कैसे रिलेटेड है, क्योंकि हमें ए एक्स का स्क्वायर और ए वाई का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अभी जो हमने वहाँ पे लिखा था। और यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो ये खत्म, ये ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब ए इसके बराबर होता है। दूसरा टेन थीटा यदि हम देखते हैं तो ए वाई बाई ए एक्स लिख सकते हैं, थीटा टेन इनवर्स अब इतना हो जाएगा, तो जो थीटा है वो निकाल सकते हैं। मतलब आपस में इसको और जो ए का जो ये वाला पार्ट है कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये आपस में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए ये कंपोनेंट ए कंपोनेंट का होल स्क्वायर रूट अंडर लिखेंगे, थीटा के लिए टेन इनवर्स ऑफ इतना बाई इतना लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजॉल्व करने का आपके पास तरीका हो गया। अब नेक्स्ट में कहते हैं सो फार वी हैव कंसीडर वेक्टर लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर लाई कर रहा था, ऐसा भी तो हो सकता है कि सेम प्रोसीजर कैन बी यूज टू रिजॉल्व अ जनरल वेक्टर ए इनटू 3 कंपोनेंट एक्स वाई एंड जेड इन 3 डायमेंशन। सपोज करो कि एक वेक्टर यहाँ पे ए हो गया और इसमें एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल है, वाई से बीटा एंगल है और जेड से इसमें गामा एंगल है, यदि ये गिवन है तो इस ए वेक्टर को हम बहुत आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, देखो यदि ए वाला पार्ट ऐसा है तो यहाँ से यदि इस प्लेन, ये जो इस प्लेन को कंसीडर करो, ये 90 डिग्री पे ऐसा है, तो इसको यदि देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन आपको मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, ए कॉस अल्फा। ठीक है, या इसका एक दूसरा तरीका ऐसे कई हमारे पास हो सकता है, बहुत आसान है, कि यदि यहाँ पे हमें जाना है और परपेंडिकुलर वेक्टर से जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले ए एक्स इतना गए, ठीक है, फिर ए वाई ऐसे गए और फिर ए जेड ऐसे चले गए, ठीक है, तो आप कहाँ पहुँच गए, ए पे पहुँच गए, और ये आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है तो दिक्कत नहीं है, हमारे पास ये 3 कंपोनेंट में ये आ गया। जैसे एक्सिस में आप देखते हैं ये जो है वो यहाँ पे आप कह सकते हो कि पैरेलल है, ये जो है वो यहाँ पे पैरेलल है और ये जो है वो यहाँ पे पैरेलल है। इस वेक्टर को लिखना रहा तो ए एक्स कंपोनेंट और आई, यहाँ पे आई कैप हमें पता है, ए वाई कंपोनेंट और जे हमें पता है, ए जेड कंपोनेंट और हमें के पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखने का एक हमारे पास में तरीका हो जाएगा कि हम चाहे तो ए वेक्टर को लिखने का तरीका हमारे पास में ये हो जाएगा कि ए को ए कॉस अल्फ़ा, ए कॉस बीटा और ए कॉस गामा, जो ये कंपोनेंट हमने निकाल दिया। जैसे कॉस अल्फ़ा दिया हुआ है तो ये कंपोनेंट निकालना बहुत आसान हो गया, ए कॉस अल्फ़ा, ठीक है। बीटा दिया हुआ है तो ए वाई निकालना आसान, ए जेड निकालना आसान। तो इसको ए को ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के कहेंगे, जहाँ पे ए एक्स का जो वैल्यू है ए कॉस अल्फ़ा है, ए वाई जो है वो ए कॉस बीटा है, ए जेड जो है वो ए कॉस गामा है। तो यहाँ पे ए मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपल ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा। उसी तरह से अब इसका कोई भी यहाँ पे पॉइंट 3 डायमेंशन में रहता तो उसका पोजीशन को हम एक्स आई, वाई जे और जेड के लिख सकते थे। कोई भी पोजीशन वेक्टर इन जनरल हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा कि वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर क्या है, उसमें एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो स्केलर पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, और उसको रिजॉल्व फॉर्मेट में कैसे लिख पाएंगे, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सब सीख गए, ठीक है। अब हम इसी को एनालिटिकली भी इस जो एनालिटिकल मेथड हो सकता है वेक्टर एडिशन का वो देख सकते हैं, जहाँ पे डायग्राम से हमें मतलब नहीं है, एनालिटिकली हम उसे बता सकते हैं कि कैसे वो कितना होगा। क्लियर, वो एडिशन हमें इसमें देखना है। तो इसे देखो, यदि यहाँ पे हमें एनालिटिकल ऑल्दो द ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिंग अ वेक्टर हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग द वेक्टर एंड द रिजल्टेंट वेक्टर, जो ग्राफिकली हमने देखा कि ए वेक्टर है, उसके बाद बी वेक्टर को लिखो और इन दोनों को यदि ऐड करते हैं तो ये वेक्टर जो हो जाएगा ये रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी। ये विजुअलाइज करने के लिए ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर समय में ऐसा रहेगा। इट इज़ सम टाइम टीडियस एंड हैज़ द लिमिटेड एक्यूरेसी। जैसे क्योंकि आप देखो इतना परफेक्ट एंगल कहाँ से लाओगे, ठीक है, तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी लिमिटेड है। इट इज़ मच ईजियर टू ऐड वेक्टर बाय कंबाइनिंग देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट। कंसीडर 2 वेक्टर ए एंड बी इन एक्स वाई प्लेन। मान लेते हैं कि ए वेक्टर ए एक्स आई और ए वाई जे दिया गया है, तो एक्स वाई प्लेन में है, हमें रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा वेक्टर जो है यहाँ पे
दूसरा वेक्टर जो यहाँ पे है वो सपोज करो कि यहाँ पे b इक्वल टू बी एक्स आई और बी वाई जे है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर जो हो जाएगा वो आर ए प्लस बी यदि लिखेंगे तो यहाँ पे इतना और इसको जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे x कंपोनेंट को एक साथ जोड़ देंगे i में और y कंपोनेंट को एक साथ जोड़ देंगे ये j में हो गया। तो ये उसका रिजल्टेंट हो गया, ये उसका रिजल्टेंट हो गया और r इसके फॉर्मेट में आ गया और सीधे पता चल गया कि rx इतना है और ry इतना है। दोनों का y कंपोनेंट और x कंपोनेंट एक साथ में वो रिजल्टेंट का x और करस्पॉन्डिंग y बना दिया, ठीक है। Thus each component of the resultant vector r is the sum corresponding to component a and b। तो ये हम इसको ये हमें रिजल्टेंट भी पता चल गया और हम यहाँ पे 3 डायमेंशन के लिए भी इसको मतलब 3D में कोई a और b है उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। यदि यहाँ पे a प्लस बी कहा तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा और जिसमें आर एक्स को लिख सकते हैं ax प्लस बी एक्स, आर वाई को ए वाई बी आई और आर जेड को ए जेड बी जेड ऐसा कर देंगे, ठीक है। This method can be extended to addition and subtraction of any number of vector. For example, vector a, b, c are given as। इसके कहा कि कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर होगा उसमें हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे a, b, c यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें यदि t a प्लस बी माइनस सी लिखना है तो हम क्या करेंगे, उसका t का जो x कंपोनेंट होगा वो इसका x और ये उसमें से माइनस करो। जैसे काइंड ऑफ मैं ऐसा देता हूँ 2i प्लस 3j माइनस 1k, ये दे देता हूँ 3i प्लस 4j माइनस 5k और सपोज करो कि ये देता हूँ माइनस 2i प्लस 6j और प्लस 3k या 2k ऐसे लिख देता हूँ। यदि a प्लस बी माइनस सी करना है तो a प्लस बी 5 होगा और माइनस ऑफ माइनस 2 ये हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे 3 प्लस 4 हो गया 7, माइनस ऑफ 6 करेंगे ये हो जाएगा 1, माइनस 1 माइनस 5 को जोड़ेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा और माइनस हमें क्या करना है, माइनस 6 हो जाएगा दोनों को ऐड करने से और माइनस 2 करना है तो माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में रिजल्टेंट टी वेक्टर, इतना i इतना j इतना k, इसको प्लस में लगा दो ये हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एनालिटिकल हो गया और एनालिटिकली हमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे एंगल सब कैलकुलेशन से हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे यहाँ का फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर a एंड b इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। ये कहा कि अब ये a और b वेक्टर जो दिया जा रहा है वो कंपोनेंट में नहीं है, इसका एक अपना मैग्नीट्यूड a है और उसको सपोज करो कि थीटा 1 पे है और यदि b है और यदि ये थीटा 2 पे है तो यहाँ पे बताना है कि a प्लस बी वेक्टर कितना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रोसीड करने के लिए, इस चीज़ को बनाने के लिए हम आगे का पोर्शन देख रहे हैं। आगे का पोर्शन इसमें देख लिए तो देखो हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करके उसका एनालिटिकल रिजल्ट याद करके रखेंगे। जैसे सपोज करो कि a वेक्टर यहाँ पे है और b वेक्टर जो है वहाँ पे है, यहाँ पे है, तो a और b यदि यहाँ पे वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के थ्रू यदि हम देखें क्योंकि दोनों का टेल एक जगह पे है तो दिस इज़ द रिजल्टेंट। अब जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट का हमें मैग्नीट्यूड और इस रिजल्टेंट का हमें डायरेक्शन, ये दो चीज़ पता चल गया तो वेल एंड गुड, हर चीज़ बन जाएगा। तो उसके लिए एक हल्का सा ज्योमेट्री बनाया जा रहा है। ज्योमेट्री क्या बनाया जा रहा है, इससे सपोज करो कि हमने परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको एक्सटेंड कर दिया और एक P से परपेंडिकुलर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं इस वाले पोर्शन पे। ये दो काम किया, ठीक है। यहाँ पे इस वाले एंगल को बीटा मान लिया गया है। अब हम इसका यदि सॉल्यूशन चाहते हैं और हमें चाहिए एक सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है उसको देखो। जैसे ये यहाँ पे थीटा है तो डेफिनेटली ये थीटा होगा क्योंकि ये एक तरह से बी वेक्टर ही है। यदि ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है और ये थीटा है तो इसको हम लिख सकेंगे कितना, बी साइन थीटा, और इसको क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा, ठीक है। ये बी कॉस थीटा है और ये ए है, ये पूरा का मैग्नीट्यूड पता चल गया। ये बी साइन थीटा है, ये बी साइन थीटा है। तो अब बताओ यदि परपेंडिकुलर एक ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को यदि हम कंसीडर करें, ये जो ट्रायंगल है इस यदि हम ट्रायंगल को कंसीडर करें तो ये पूरा मैग्नीट्यूड और ये पूरा मैग्नीट्यूड का ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। m इज़ नथिंग बट, ये रिजल्टेंट वाला पार्ट जो है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज़ नथिंग बट क्या करेंगे, रूट अंडर a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस
बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब इसको ब्रेक करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको एक साथ रखोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, दोनों ए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू कॉस थीटा बन जाएगा और यहाँ पे रूट बन जाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट। अब आज के बाद में इसको याद करके रखना है, ठीक। तो यहाँ पे रिमाइंड भी आपके पास हो जाएगा और ये आप याद करके रख लोगे तो हो जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे जहाँ तक रिजल्टेंट का सवाल है तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा ये चीज़ आपने डिराइव कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दूसरा अल्फ़ा यहाँ पे डिसाइड करना था और अल्फ़ा डिसाइड करना है और भी आसान है क्योंकि हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बना रखा है। यदि अल्फ़ा देखे तो ये ट्राइंगल में देखे तो यहाँ से यदि tan अल्फ़ा हमें निकालना रहे तो tan अल्फ़ा को ये हाइट जो कि कितना था b साइन थीटा था, उसमें ये पूरा डिस्टेंस मतलब कि a प्लस बी कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, tan अल्फ़ा मिल गया। और जैसे ही उसका वैल्यू आएगा तो हम बाकी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो नॉट अ टीडियस टास्क, हमारे पास में ये बन गया और यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। इसके डेरिवेशन का जो भी तरीका है कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड इक्वेशन इतना, इट्स डायरेक्शन इक्वेशन इज नोन एज द लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन, ठीक है। लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन इसको कहा जाता है, जिसमें आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो ये दोनों चीज़ को आप ध्यान में रखोगे तो एडिशन बनाना आसान हो जाएगा। अब हम इस एडिशन को यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कि कहा गया कि अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करेंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। इसमें देखो क्या क्या चीज़ दिया है, इसके बारे में मैं एक थोड़ा सा इसको रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। एक पूरा एक बढ़िया सा अलग से एक वो भी मैं बनाने वाला हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, ठीक है। यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन के अनुसार से हम चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं। पहला कहा मोटर बोट इज़ रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन में एक मोटर बोट जो है वो ऐसे जा रही है, ठीक है। और इसमें ये दे रखा है कि मोटर बोट जो है ये 25 किलोमीटर पर आवर से ऐसे जा रही है मोटर बोट, ठीक है। अब कहा द वाटर करेंट इन दैट रीजन इज़ 10 किलोमीटर पर आवर। वाटर करेंट जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और वो कहा कि 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ है। ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब यहाँ पे यदि देखोगे इसके अनुसार से तो ईस्ट ऑफ साउथ ये हो जाएगा, ये ईस्ट ऑफ साउथ। तो ईस्ट ऑफ साउथ देखना 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ के ईस्ट में 60 डिग्री, तो ये वाला पार्ट 60 दिया देगा। इधर डायरेक्शन में क्या है, इधर डायरेक्शन में वाटर करेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है जो बोट होगा वो इन दोनों के समेशन से आएगा, ठीक है। तो फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो ये क्योंकि नीचे जैसे सोचो जो हमने पिछले क्लास में बताया था कि एक बेल्ट था जो रिलेटिव मोशन में, इस पर किसी आदमी को खड़ा कर दो तो क्या होगा, बेल्ट की वेलोसिटी खुद ही अटेंड कर लेगा और यदि इस पर चलना शुरू हो गया तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। बस ये 1 डायमेंशन में था, ये 2 डायमेंशन में है, तो इसका रिजल्टेंट। अब इसका रिजल्टेंट यदि निकालना है तो क्या होगा, तो अब सबसे पहले देखो ये पूरा जो एंगल था वो 90 डिग्री था और ये 30 डिग्री होगा, 90 + 30 हो गया। तो यहाँ पे थीटा जो हो गया वो 90 + 30 मतलब 120 डिग्री हो गया। हमें ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पहले का मैग्नीट्यूड मतलब 25 का स्क्वायर प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 25 इंटू 10 इंटू कॉस हो जाएगा 120। इसका रूट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगा, ठीक है। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। इस बोट का रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है तो ये रिजल्टेंट मिल गया। यदि डायरेक्शन हमें बताना है तो 2 चीज़ हमें पता था, वो फॉर्मूला लगा देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसी फार्मूला से आपका ये सॉल्व हो गया। 22 किलोमीटर पर आवर लगभग हो गया। यहाँ पे ये कहा कि यदि आपको इसमें रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट इसका यदि ये थीटा ऐसे यहाँ पे निकालना है, यहाँ थीटा इन दोनों के बीच में जिसको अल्फ़ा पहले कहते थे, यदि ये निकालना है तो आप एक फार्मूला ये भी लगा सकते हो, जैसे रिजल्टेंट के सामने यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो वो कितना है, तो ये रिजल्टेंट के सामने का एंगल उसका साइन और VC/sin⁵, VC/sin⁵ और R/sin⁵। ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ये लगा दो, इतना ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ये लगा दो,
ये वाला ऐसे लगा दो फॉर्मूला से, वो बाकी ऐसे बन जाएगा। तो ये यहाँ पे हो गया आज की क्लास। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताऊंगा कि मोशन इन द प्लेन कैसे डिस्कस करेंगे, इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो लगभग एनसीईआरटी ही आज का हो गया। नेक्स्ट मेन चीज़ होगा मोशन इन द प्लेन का, ठीक है। ओके, आप इसे शेयर करते रहिए, आप इसे जितना ज़्यादा है उतना फैलाइए, ठीक है, ताकि मैं और भी वीडियो बनाता रहूँ। ओके, एनसीईआरटी का एक एक लाइन से लेके वहाँ तक। और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।